हाँ, तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है। हो गया। तो एक आपके पास वापस से जो अपने थोड़े दिन पहले काम किया था वो वापस से आने वाला है। डाउट रूम भरा रहता है तो आप अपनी क्लास को छोड़ के मत जाया करो। ठीक है, आप अपनी क्लास में बैठ के यहीं पढ़ते रहा करो, क्योंकि दूसरी क्लास शुरू होती है 4 बजे, तो 3:30 बजे तक आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है? टीचर को यहीं बुला लाया करो। क्लासरूम क्यों छोड़ते हो? ठीक है ना, तो यहीं बैठ के पढ़ा करो। बेटर है कि कहीं उसमें जाना इसमें जाना। हाँ, ये है कि हम 3:30 बजे क्लास छोड़ देंगे। देखा, तुम्हारा इंतजार करते करते इतनी देर हो गई। लेट कैसे हो गए बेटा? तो हम एनपीएस के कह रहे थे, तो पता है कैसे करना है? सबको नॉलेज तो है ही सही। नहीं, माइक चलने दो, इससे कोई डर था थोड़ी है यार। गलत चीज। पहला जो है 1 to 10, तो क्या करना है अपने आप को? अब अबे शर्मान। भाई कहते कि छत पे ना पैराशूट बांध के कूदना है। ठीक है, कितने मतलब
बना हुआ है 200-300 माले का, उसके ऊपर से कूदना है, लेकिन पैराशूट बांध के। कूदना तो सुना, पैराशूट बांधना नहीं सुना। और ये कूद गया। अबे 200 मंजिल के ऊपर, सुना नहीं तेने? ये देख वही, प्रूव इट। मतलब पूरी बात अभी भी नहीं सुनी। प्रूव हो गया। इसीलिए कहते हैं बेटा, सामने वाला कुछ कहता है तो थोड़ा सा सुन ले, फिर उसके बाद पहले सोचे कि उसने बोला क्या है, उसको पूरा एनालाइज करके फिर रिएक्शन दे। अगर रिएक्शन टाइम 2 सेकंड लेट हो जाएगा तो उससे कुछ कम नहीं होगा। वो हर बार ही होता है अभी तक। चलो अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो उसको आप पता लग गया आपको कैसे करना है, उसमें बताने की जरूरत तो नहीं है दोबारा। 10, हाँ। कभी भी आ सकता है आपसे। बस चलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे आके अटके थे। हाँ, तो स्केलर प्रोडक्ट पे रोका था गाड़ी, तो ए डॉट बी का निकाला था हमने। अच्छा ये बताओ, वेक्टर की डीपीपी, अच्छा हाँ चलो, हम वैसे मोबाइल के लिए मना करते हैं आपको। अरे रुको तो सही, हम वैसे मोबाइल के लिए मना करते हैं आप लोगों को। कल सारे लोग मोबाइल लेके आना। आज बोला था नहीं। हाँ, दंगल तो हम नहीं कराएंगे, दंगल तो फिजिक्स केमिस्ट्री में होगा। लेकिन सारे बच्चे मोबाइल लाने के लिए बोला था, तो आज कितने बच्चे जो नहीं लेके आए? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 चलेगा, 7। ठीक है, एक मैं दे दूंगा। ठीक है, एक और। तो मतलब शाम को क्या, दिन में 2 बजे के बाद आप इस क्लास से कहीं नहीं जाओगे। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेना। उसके बाद डीपीपीस खोलोगे वेक्टर्स की। ठीक है, वेक्टर्स की डीपीपीस खोलोगे और 2 डीपीपीस को यहीं पर आप उसमें आंसर मार्क करके टिक करोगे। और जो जो क्वेश्चन आपके राइट है उसका फायदा बता रहा हूं। एक डैशबोर्ड आएगा और डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा ये बहुत प्यार से कि आपने कौन कौन से कंसेप्ट के क्वेश्चन गलत किए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। बाकी तो वो करने के बाद पता लगेगा। ठीक है, अब हुआ है कुछ चेंज हुआ है तो बता दिया जाएगा। और ठीक है, डैशबोर्ड आ गया बेटा। तो वही मैं कह रहा हूं, तो एक बार अपन इसको थोड़ा एक्टिविटी को कर लेंगे, 2-4 दिन कर लेंगे, तो आपको पता लगता जाएगा कि कहां कहां पर कौन कौन सा कंसेप्ट हमारा मिस हो रहा है। उस कंसेप्ट को रिवाइज करिए, जैसे कि हम कहते हैं कॉपी में करके देखो कौन से क्वेश्चन आपसे हो रहा है, कौन से नहीं हो रहे। तो आपको कंसेप्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, तो वो कंसेप्ट वहीं दिख जाएगा आपको गलत होते ही। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप उसमें फिलअप करो डीपीपी। तो करेक्ट हो गया तो आपको आता है, इसका मतलब वो तुक्के मत मार देना बस भैया, कि तुक्के मारते जाओ, ऐसा नहीं करना। तू बड़ा दुखी सा लग रहा है, क्या हुआ? हाँ, उधर देख के सुन रहा था यार। मेरी तरफ देख के सुन रहा था तो समझ में भी आता, कहीं और देख रहा और सुन आ रहा है, ऐसा तो कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं। हैं? अरे, अरे यार, हम थोड़ा माहौल हल्का रहे, तुम तो लड़ाई के मोड में तुरंत आ जाते हो। चलो कोई नहीं। एंगल बिटवीन 2 पॉइंट, तो कल हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, वहीं पर होकर थी गाड़ी। तो हम सोच रहे हैं कि, हाँ, सॉरी फॉर तकलीफ देने के लिए, नहीं अभी नहीं, बाद में। नहीं, हमें याद आ गया, हम खुद छुट्टी पे हैं, तो कैसे बुलाएंगे तुम्हें? हाँ, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज, ये किसके बराबर, बस आवाज नहीं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। ये हम पढ़ चुके थे और हमने इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी लगा दिया था कि ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ क्या ले रहे हो, ए से बी जा रहे हो, बी से ए, क्रॉस ले रहे, डॉट ले रहे हो, तो ये कौन सी फॉलो करता है प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, एक चीज बताओ, किसी कांस्टेंट से अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो किसी वेक्टर क्वांटिटी से, कोई फर्क पड़ता है? बस उतने टाइम्स हो जाता है, बाकी तो कोई चेंज नहीं होता, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता। जो हमने आपको लिखाया था कि 2 कोलिनियर वेक्टर हैं, तो उसमें लैम्डा यूज करा ही था हमने। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटी से फर्क करने पर डायरेक्शन में कोई चेंज
नहीं होता, मैग्नीट्यूड में जरूर हो जाता है, वो उतने टाइम्स हो जाए, नहीं उसी की डायरेक्शन में उसी के मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। और एक और चीज लगाया था मैंने, बोला था कि फोर्स होता था, ठीक है, अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है, मैग्नीट्यूड 5 है अगर, तो कितना लिख दूं, अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में लिखना है फोर्स लगा, 5i हो जाएगा, 5i कैप आ जाएगा, जे डायरेक्शन में लिखता तो 5j हो जाता, और के में लिखता तो यानी y, ठीक है। तो ये पढ़ते, तो यहां से अगर मैं ए वेक्टर मान लूं कि ए वेक्टर हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप इतना दे रखा है, और बी वेक्टर मान लिया हमने b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, इतना लिख। अगर इन दोनों का डॉट निकाले तो कल ही हमने पढ़ा था a डॉट b की वैल्यू कितनी होती है, i वाला i से डॉट होगा तो 1 होगा, j वाला j से डॉट होगा तो 1 होगा, k वाला k से डॉट होगा तो 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब, किसको ढूंढ रहा है भाई तू? हाँ, ढूंढ रहा था, वो इधर उधर देख रहा, तो मैं तो पूछ रहा हूँ किसको ढूंढ रहा है? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, एक इंटीग्रल, सॉरी गलत, स्केलर वैल्यू आती है, जो जिसका डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगी, एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। अब बात आई, इतना आ गया, ए का अगर मॉड ले लें तो ए का मॉड होता है a1 का स्क्वायर प्लस, बस पूरा नहीं लिखेंगे, समेशन, ठीक है, a1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी समेशन ऑफ a1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और अगर मैं इसको लिख दूं b का मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ b1 का स्क्वायर। इतना हमें पता लग गया। अब जरा एंगल की बात कर लें, एंगल हम निकाल लेते हैं, एंगल कितना होगा हमारे पास, दैट इज, देखो, तो cos थीटा इक्वल टू कितना लिख सकता है, a डॉट बी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b वेक्टर, इतना आ गया। अब थीटा 90 भी हो सकता है, अगर थीटा 90 हो गया तो a डॉट बी इज 0 हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अगर थीटा 0 हो गया, 0 डिग्री, तो a वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर हो गया। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए, क्लियर। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास आ गया लेमडा टाइम्स ऑफ, ये लिख सकते हैं थीटा 0 हो गया। अब एक और चीज इसमें पढ़ते हैं, यही बता देते हैं, अलग से क्या बताएंगे उसको, अलग से कराने का मन नहीं करता। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, अब ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये सिंपल ब्रैकेट नहीं होता, ये हमेशा मोर होता। इसको लिखते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मॉड ए इंटू ए, यानी कि 1 नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं दिया, यानी ए का ए के साथ ही डॉट हो रहा है, तो a1 a2 बी ए, सॉरी, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, b का कितना आएगा, यानी कि अगर मैं मॉड ऑफ ए निकालू, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर निकालू तो कितना आएगा, ए स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, यही बनेगा। और अगर मॉड ऑफ बी निकालूं तो ये बनेगा आपके पास b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, इतना बनेगा, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर,
और हमने पढ़ा था ए डॉट बी और बी डॉट ए कैसे कम्यूटेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। बहुत प्यारी सी चीज बन के आ गई, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। यही एज इट इज मैं कॉम्प्लेक्स में कराऊंगा आपको, सेम फॉलो वेक्टर की जो आइडेंटिटी सेम कॉम्प्लेक्स को भी फॉलो करता है, कोई चेंज नहीं होता। तो अगर a माइनस बी होता तो कितना होता, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b लिखते, या फिर और मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गया, ये इतना था। अगर 3 का होता तो कैसे लिखते, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का स्क्वायर होता, तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है, इनको खोलने का तरीका एक ही है। तो इसको इसी से खोल दिया, डॉट कर दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट c। इतना आ गया, मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc आएगा, 3 आएंगे। अब वहां पर तो सिंपल होता तो हम वेक्टर क्वांटिटी ना होती, स्केलर होती, तो सिंपल ए बी बी सी ए सी लिख देते। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो वहां पर वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए सी लिख रहा है, दैट इज नॉट ए सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये बनेंगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन उसमें आपस में भी तो टकरा रहे हैं, तो आप उसमें आपस में जो टकरा रहे हैं उसको लेके बाकी को आप मैग्नीट्यूडली 1 कर दो, फिर बायनोमियल एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये मान लो बी क्यूब आ गया। अब बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, पहले तो बी का स्क्वायर मोड आ गया। नेक्स्ट, हाँ अगला, यार तुम घर जाके नोट कर लो तो हम पढ़ा दें, वैसे आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है, साफ साफ लिखा है आज है ना, आज थोड़ा ठीक दिख रहा है ना, लाइन से लिखा है इधर उधर नहीं कर, अभी क्वेश्चन नहीं आया, अभी अभी थ्योरी का पार्ट चल रहा है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ कल नहीं करेंगे तो परसों कर, चलो इस वीकेंड तक कर देंगे, बस सैटरडे तक खत्म करेंगे आराम से वेक्टर को। हाँ वेक्टर खत्म नेक्स्ट वीक में। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर उसका टेट्राहेड्रन है, वॉल्यूम निकालना है, पैरेललोपेपाइड है, ये सारी चीजें हैं, बहुत है बहुत। मतलब ये मान के चलो कि 3D में सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बताना रह जाएगा, ऑलमोस्ट बाकी सब हम यहाँ करा देंगे कौन से फॉर्मूले हैं वो तो हम करा रहे हैं ना बेटा। हाँ लेकिन वही फिर कह रहा हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जितना यहाँ करा दिया अगर इसको भी ईमानदारी से कर लोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। और आप
इतने क्वेश्चन इतना कराने के बाद आप 80% पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो। 20% से हमें नहीं, हमें रैंक नहीं करनी है, अभी हमें सिलेक्शन पे फोकस करना है। हमारी ऐसी रैंक आ जाएगी जिसपे एनआईटी मिल जाए। और रैंक क्या है, सिर्फ 140 या 180 नंबर के बीच की रैंक रखनी है हमें। 140 से 180 में आ जाएगा तो आपको सब मिल जाएगा जिसको जो चाहिए, पर उतने वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। चलो, ये एक इफ ए वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर satisfy the relation then the angle between a and c। अरे हम तो पार्टी में दो ही लोगों को बुला रहे थे, किसको, ए और सी को, फिर निकल कैसे आता? तो निकल को भगा देते हैं। तो ए वेक्टर माइनस रूट सी वेक्टर को भगा देते तो हमारे पास बच गया प्लस सी वेक्टर इक्वल टू √3 बी वेक्टर लिख सकते हैं। और इस पूरे को क्या कर दो, स्क्वायर कर दें या कुछ और कर दें, डॉट कर दें किसी से। और एक और चीज पड़ी थी, ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर, बोथ साइड स्क्वायर कर दें। करो, हाँ करो करो करो, आपके लिए छोड़ दिया एक क्वेश्चन छोटा सा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे स्क्वायरिंग कर दी हमारा काम खत्म हो गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी सी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू √3b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर करते हैं तो ये बन गया, ये 1 + 1 + 2 cos ऑफ थीटा बराबर 3। तो ये बन गया 2 cos ऑफ थीटा बराबर 3 बटा -2 cos थीटा बराबर 1 बटा 5/3 आ गया आपके पास आंसर। दैट इज आंसर। इतना आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। अरे आ रहा है, चलो तो ऐसा आता होगा। अच्छा क्वेश्चन दिखाऊं? हाँ क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, बाकी घर जाके कर लेना। मेरे ख्याल से एक काम करो, जब हम क्वेश्चंस कराते हैं ना, कुछ क्वेश्चन टिपिकल होते हैं वो तो उतार लिया करो सॉल्यूशन, और जो क्वेश्चन लगता है इजी है तो इसको एक बार घर जाके दोबारा से कर लिया करो, चीजें याद रहेंगी। यानी क्लास का रिवीजन ऐसे कर लिया करो, क्लास के कम से कम 10-12 क्वेश्चन घर पे करा करो दोबारा। तो यहाँ पर सिर्फ सुन के जाओ, देख के जाओ, फिर घर पे सोचो कि यार कितना मेमोराइज है हमें, कितनी चीजें याद रह गई हैं। पर लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, आज ही करोगे तो है, कल करोगे तो गायब है, तो आज ही करना है। चलो अब आता है कि आंसर आ गया पीछे वाले का, कितनी देर लगाओगे? चलो, अब अगर इफ x y z आर द 3 वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। बहुत प्यारा को, अरे खत्म, कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैल्यू निकालो, फाइन। ऑप्शन ही गायब कर दिया हमने। तो अब देखो, अब पहला चीज इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास e है, ए नाम दे दो, ए इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर। कहाँ ये मानते, छोड़ो, इतना कौन करेगा। इसको लिखा हमने, तो इसको लिखने का तरीका तो ऐसा ही होता है, प्लस मॉड ऑफ y का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x का मैग्नीट्यूड y का मैग्नीट्यूड कॉस। हाँ, कैप देने का मतलब, हाँ आर कैप लगा का आर यूनिट वेक्टर लिख दो ना, चलो
वैसे के लगा रखा है तो यूनिट वेक्टर तो होती है, फिर भी समझ जाओ कैप का मतलब ही यूनिट वेक्टर होता है आपका, ये बता चुके हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 + 1 + 2 कॉस ऑफ थीटा, तो ये बन गया 2 + 2 कॉस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत? तो अगर मैं इसका निकालूं सेकंड वाले का, तो मॉड ऑफ में प्लस जेड कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 कॉस ऑफ थीटा ही बनेगा, 3 वेक्टर का। अरे हम थीटा भी क्यों लिख रहे हैं, चलो आपको दिक्कत होगी थीटा में। बिल्कुल सही बात है, तो 2 + 2 इंटू एक्स कैप वाई कैप, डॉट तो लिख सकते हैं, थीटा हटा दिया हमने, इतना लिख दिया और आसान कर देते हैं, इतना कौन दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो थीटा अल्फा फीट मानोगे सब चीज अलग अलग, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 + 2 वाई कैप और जेड कैप, और अगला लिख लिया हमने जेड कैप प्लस एक्स कैप, तो दैट इज 2 + 2 इंटू जेड कैप और एक्स कैप। कोई दिक्कत? अब हमें पता ही तीनों का स्क्वायर अगर ऐड कर दें, अब एक और चीज हमें पता है गलती से, जानबूझ के तो हमें पता ही नहीं होती, गलती से पता लग जाती है। देखो कि अगर x + y + z का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है? गलत जवाब। हो सकता है? 0 बड़ा हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है? 0 हो सकता है, मेरा काम 0 का है, 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा। अब ये कि यूनिट वेक्टर तो x के i के, मान लो कि यूनिट वेक्टर है, वेक्टर तो y की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती कुछ। अरे यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, एक यूनिट वेक्टर ऊपर डायरेक्शन में, एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव पॉजिटिव वेक्टर? अंदर वाला 0 बन जाए तो ये थोड़ी बोला कि x, अच्छा ये कहीं बोला है कि x कैप जो दे रखा है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये कह रखा है उसके मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन थोड़ी बोल दी उसने। मान लो कि ये आई कैप आपका -1 डायरेक्शन में था, मैग्नीट्यूड 1 आएगा। हाँ बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, रुक जाओ। एक का मैग्नीट्यूड -1 आएगा, एक का मैग्नीट दूसरा 1 ले लिया और फिर -1 ले लिया, अरे अरे तो फिर बच गया, गड़बड़ हो गई, ये वैल्यू तो फिर 1 आ गई, यानी कि 0 कभी नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? जब तक एक्स वाई जेड कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। किसमें? तीनों एंगल में 120 आएगा तो वहां आएगा, लेकिन उसका आगे तो 3 आ गया ना, आगे तो 3 आ गया ना, वो तो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हो ना आप। ठीक है, आप तो एंगल की बात कर दिया, नहीं डॉट लगा दिया, डॉट थोड़ी कर रहे हम तो वेक्टर की डायरेक्ट, उस वेक्टर का वो ऐड कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसका अगर करें तो कितना आ जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड प्लस जेड डॉट एक्स, इतना आ गया। और इन सब की वैल्यूज आपको पता है 3 है, 3 + 2 टाइम्स ऑफ इतना एक्स डॉट वाई डॉट प्लस वाई डॉट जेड डॉट प्लस जेड कैप एक्स कैप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू का भी देखते हैं और चीज, अब यहाँ पर डॉट आ गया। अब जो जो बात आप कह रहे थे ना, वो एंगल यहाँ बन गया, स्क्वायर में बन गया, स्क्वायर में जब जैसे ये डॉट ले लेंगे तब हमारा बन जाए। अब एंगल जो आप 120 कह रहे थे वो यहाँ यूज होता, तब बनता है स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, एक्स डॉट वाई डॉट प्लस वाई डॉट के जेड डॉट प्लस जेड कैप डॉट एक्स कैप इज शुड ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2।
ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। अब ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, ठीक है, या फिर इसके बराबर आ सकती है। क्या क्या 1 मिनट, हाँ तो जीरो हो जाएगा ना, अब आएगी ना, अब एंगल, अभी तक तो हमने स्क्वायर करा ना, स्क्वायर करने पे जब हमने देखा यहाँ पर, यहाँ नहीं दिख रहा था ना आपको, अब आप जो बात कर रहे थे कि सर उनके बीच का एंगल आ जाए, वो एंगल यहाँ पर यूज हो गया। अब एंगल यूज हुआ तो अब जीरो बन सकता है, अब जीरो बन गया तो इसका मतलब जीरो आ सकती है, तो इसका तो ये जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -3/2। तो अब इसकी वैल्यू, इन तीनों का एडिशन दे रखा था, इन तीनों को ऐड कर दिया तो कितना बनेगा, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y कैप प्लस मॉड ऑफ z कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ x डॉट y। लिख सकते हैं, एक ही बात है, यानी एक डॉट y आ रहा है, यानी कि बाकी भी x डॉट y डॉट z डॉट आ जाएगा। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -3/2, -3/2 होगा 6 -2 इंटू 3/2। माई गॉड, आंसर आ गया 3। 3 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, थोड़ी सी मेहनत होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिख लो, क्योंकि इसमें सब कुछ दे रखा था, ये हमने अपनी मर्जी से माना, ये हम नहीं मान पाते, क्योंकि आप इतना तो स्क्वायर करके यहां आके फंस गई, अब इसको कैसे करें, इसको करने के लिए हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसलिए पढ़ाया था अभी थोड़ी देर में। क्यों है जी, नीचे देख लो ना, इसकी वैल्यू अगर -3/2 आ जाए तो ये जीरो बन जाएगा, इसका मतलब ये जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है। स्क्वायर की बात कर, इसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, जीरो से कम तो कभी होगा ही नहीं। अगला, जल्दी करो, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं आज तो। क्या होल क्यूब नहीं कराते, आता ही नहीं तो क्या करेंगे पढ़ा के, ऐसे तो 4 भी बता दो 5 भी बता दो, तब आता ही नहीं तो फिर क्या फायदा। कर सकते हो आप, बायनोमियल एक्सपेंशन से लगा दो, उसके बाद डॉट ले लेना, क्योंकि डॉट में तो कम्यूटेटिव होता ही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्रॉस में नहीं कर सकते। अगला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब देखो, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ए वेक्टर ये रहा, अब देखो, हमने प्रोजेक्शन कहीं और भी पढ़ाया था, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स में कहीं तो प्रोजेक्शन बताया ही था कि उसकी जितना गिर रहा है परचे, तो यहां से लेकर इस वेक्टर की यहां गिर रही है, तो ओए और ये एंगल कितना है, थीटा, तो प्रोजेक्शन ऑफ, और ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर आपका बी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, तो प्रोजेक्शन जो ए का प्रोजेक्शन आ रहा है वो कितना है, ओएम है। ठीक है, अब ओएम तो हमने गलती से थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसका प्रोजेक्शन तो ए डॉट बी वेक्टर कितना होता था, ये कितना आ जाएगा अगर मैं इसको निकालूं तो, ओएम की वैल्यू, अगर मैं ट्राइंगल देखूं, राइट एंगल ट्राइंगल देखूं, तो ये ओएम इक्वल टू कितना आएगा, ए कॉस थीटा,
बहुत बढ़िया, ये लो लिख लो, ए कॉस थीटा, ठीक है। ए टाइम्स आ गया, उस डायरेक्शन में आ गया, ए वेक्टर के मतलब डायरेक्शन में आ गया। ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। कॉस थीटा क्या था हमारे पास, cos theta is equal to a vector dot b vector, मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। अब बात आ गई कि OM तो क्या है, OM वेक्टर लिखूं कि OM लेंथ लिखूं, अब ये भी बात है। OM हमारे पास क्या आएगा, OM तो लिखिए, अब OM तो क्या है, OM इज लेंथ, हाँ वही लिखो, OM इज लेंथ, इट मींस OM इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A cos ऑफ थीटा, ये बनेगा। और ये लेंथ आ गई, OM इज लेंथ, तो ऐसे लिखने की जगह हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो ये मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A वेक्टर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो ए से कट गया क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कट सकती है, तो OM आ गया A डॉट B वेक्टर अपॉन B का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हो, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उसके ए डॉट बी का। अगर मुझे ओएम वेक्टर लिखना होता, क्या लिखना होता, ओएम वेक्टर, तो कैसे लिखता, ओएम वेक्टर अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, ये यानी वेक्टर की इक्वेशन लिखनी है अलोंग द डायरेक्शन। अब वो अलोंग द डायरेक्शन ओएम किस वेक्टर की डायरेक्शन में है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर तो लिख नहीं सकता। तो बी वेक्टर का अगर मैं आई कैप में एक्स में लेता तो आई कैप लिखता था, जे में लेता तो जे कैप लिखता था, और के में लेता के कैप लिखते थे, क्योंकि यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब अगर ओएम वेक्टर लिखना है तो वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, ऐसा कैसा पूरा लिख दो, ओएम वेक्टर इज इक्वल दिस अपॉन दिस का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी एक एक मिनट बी यूनिट वेक्टर लिखना है आपको, और बी वेक्टर का यानी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख दिया। ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ बी कैप, यानी कि ओएम वेक्टर ए वेक्टर अलोंग बी, ए वेक्टर अलोंग बी, यानी ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो बी की डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर का तो ये यूनिट वेक्टर बन गया, और इसको अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब क्या रहे, अब ओएम क्या बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मॉड ए इंटू मॉड ए मॉड स्क्वायर बन गया तो, और ऊपर बी वेक्टर कैसा शो कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओएम वेक्टर की वैल्यू इतनी, यानी जिस डायरेक्शन में ले रहे हो उसी डायरेक्शन में लिख दो। वो तो बेटा मैग्नीट्यूडली तो आपको लिखने ही, डायरेक्शन बता, ओएम जो आती है दैट इज अ लेंथ। अरे बेट हाँ, अच्छा ओएम लिखा, चलो ओएम इतना आया, ए कॉस थीटा, हाँ ए कॉस थीटा, हाँ। अरे तो यहां भी कौन सा अलग से, अरे बी कैप ही तो करा है, तो करा तो बी कैप ही है ना, तो बताने के लिए लिख दिया बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक में वेक्टर लगा हुआ और लिखा है बेटा, मैंने बहुत अच्छी से लिखा है इसको, नोट करो जल्दी से। क्या हो गया, लिख लिया, थोड़ा लिख लो जल्दी से। और
क्या कह रहे हो? अच्छा यार, यही बताओ, रक्षाबंधन पे कितने लोग हैं जो रक्षाबंधन पे घर जाएंगे? हाँ। अच्छा, कितने लोग घर में ही रहते हैं? अच्छा। 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 मेरी बात सुनो, मैं हम इसलिए कह रहे हो, रक्षाबंधन तो 11-12 बजे के बाद शुरू होती है। हैं? नहीं, वैसे नहीं, वो इसलिए कि वेनेसडे, वैसे वो मतलब छुट्टी तो ऑफिशियली है ही सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे करते हैं। हम्म। बस बस लिख लिया। लिखो वेक्टर कंपोनेंट। अब देखो, एक लाइन ऐसी बनाई जो इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है मैं। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये निकालना है। यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी ए बी पे परपेंडिकुलर है, उसका वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। ए क्रॉस बी आता ही नहीं हमें। मैं कह रहा हूं कि एक ए बी पे परपेंडिकुलर है तो उसका वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। हाँ, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है। नहीं, अब देखो, एक सिंपल सी बात है, इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया। कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन, पूरा वेक्टर थोड़ी निकाल दे रहे हैं। फोर्स में भी तो फोर्स रिजोल्यूशन करते हो, वेक्टर कंपोनेंट निकालते ही हो ना, डाउनवर्ड। अब ये देखिए, अगर तो ऐसा नहीं लगे ये ए वेक्टर था और ये इतना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ क्या मान लू, आर 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 कुछ भी मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। अब ये बताओ कि ये जो ओ एम ये वेक्टर, इसको पी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा नहीं लग रहा कि दिस वेक्टर ओ एन वेक्टर, एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये है, तो ओ एन ये कितना बनेगा, कुछ समझाओगे? ट्राइंगल लो जैसा कुछ दिख रहा है कि ये तो ये बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, ओपी वेक्टर आ गया। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, गलत लिखा हुआ है, ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एमपी पीएम वेक्टर, और पीएम वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ एन वेक्टर। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना? अब देखो, अब मुझे निकालना तो ओ एन वेक्टर था, ए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। अब ओ एन वेक्टर निकालना, तो ओ एन वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी गलती से? ऐसा नहीं बन रहा कि ये ओपी वेक्टर माइनस, और ओपी वेक्टर तो क्या था, ए, तो ये बन गया ए वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। तो हमने निकाल के बैठे हुए ही हैं, उठा के इसको पूरा का पूरा रख दो, तो ये आ गया ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी कैप। वेक्टर में से वेक्टर क्वांटिटी माइनस होती है, दूसरी थोड़ी हो जाएगी। तो ये आ गया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ये आ गया ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द, यहां लिख देना चाहिए था, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। अबे डायरेक्शन तो इक्वल हो गई। हाँ तो भैया, ये अपन ने इसी तरीके से कही, इसके और इसके दोनों डायरेक्शन तो हो गई ना, डायरेक्शन पैरेलली तो बनाई है। और जब पैरेलल बनाते हैं इक्वल, हमने वेक्टर माना भैया। अरे वो आगे क्रॉस में पढ़ेंगे बेटा, तसल्ली रख लो सब चीज के लिए। ठीक है, साइन तो ये आपका खत्म होगी कहानी, हो गया। यार बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया, प्रोजेक्शन में इतना ही बहुत था।
यानी कभी भी क्वेश्चन जब करो तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए आ जाए, या फिर वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन आ जाए, या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए आ जाए, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए एक बार। ठीक है, जैसे थोड़ी दिन पहले याद आ गया होगा फ्रेंडशिप डे आया था, तो उस दिन बहुत सारी चीजें दिमाग में आ गई हुई थी, क्या क्या करना है। अरे कुछ नहीं, 2-4 हैं बेटा। हैं? हो गया? अरे अजय सर, ये लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन पर हमारी क्लास लगा दो और आना है। लग नहीं, आपको भी बुलाया ना इसलिए। चलो चलो, अब क्वेश्चन को करते हैं बस। अब जो पढ़ा उसको थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं। Express the vector A, the sum of two vectors such that one is parallel। हाँ अजय, क्लास 1 मिनट रुको। 2 बजे के बाद ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यही अपना लंच जो करना है, ये इस क्लास को ध्यान रखना, 2 बजे का यही बैठेगी। हाँ बस अब ठीक है। Express the vector A, sum of two vectors such that is parallel to B and other vector is perpendicular to A। समझ में नहीं आया? हाँ बताओ। पर करें क्या, लिखें क्या, कुछ तो लिखने के लिए बताओ ना, लिखें क्या? जब तक क्वेश्चन लिख लो यार, वो बता रहा है सोच के। लिखे कैसे? नहीं हाँ, लैम हाँ। अब आगे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये होता है ना, ये वो फीलिंग है, क्वेश्चन देखते हमें उसके हो जाएगा और हम आके अटक गए। अब आगे वो बताओ, वही चीजें हमें दूर करनी है। बेटा क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो उसके करने के लिए कुछ तो होगा ना। चलो कोई नहीं, एक मान लिया अपन ने प्लस, कोई नहीं, सी वेक्टर मान लिया, ठीक है, ऐसे ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी ए वेक्टर को दो वेक्टर के सम में इस तरीके से रिजोल्व करना है कि जो एक बी के पैरेलल और एक, उसके बाद देखो ध्यान से, वो वेक्टर सी वेक्टर जो अपन ने माना है वो बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ये दे रखा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सबसे पहले तो हम यहां से सी वेक्टर निकाल लें। अगर इसी में सी वेक्टर आ जाए, लैम्डा की वैल्यू आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सी वेक्टर क्या होता? सी वेक्टर होता हमारे पास ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये सी वेक्टर आता। कोई कंफ्यूजन है? पहले तो ये स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द वेक्टर ए एज द सम ऑफ वेक्टर्स, वन वेक्टर इज पैरेलल टू बी। यानी ए को दो वेक्टर में लिखो इस तरीके से जिसका उसका एक वेक्टर, ऐसे लिख देते हैं हम। ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज पी वेक्टर, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। अब एक वेक्टर जो p1 वेक्टर है वो b के पैरेलल है, तो वो लैम्डा b आ गया। और जो p2 वेक्टर है उसके b क्या है? परपेंडिकुलर है, उसको c मान लिया हमने। कोई दिक्कत? तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे ख्याल से अब चीज समझ में आ गई होगी। यहां से हमने सी वेक्टर निकाला, तो सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए वेक्टर हमारे पास 5 है, 5 और दूसरे में आई है, तो 5 - 3 लैम्डा इंटू आई। दूसरा बन गया -2j, जे इसमें है ही नहीं तो -2j। उसके बाद उसमें k है तो 5k माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा k कैप। ये आ गया हमारे पास सी वेक्टर। ठीक है, एक तो चीज, अरे रुक तो जाओ। अब ये कह रखा है ये बी के
परपेंडिकुलर, यानी इसका बी डॉट सी की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इनका डॉट कर दें बी के साथ, बी के साथ डॉट करेंगे तो बी में सिर्फ आई और के है, तो आई और के का ही आएगा, बाकी जे का तो कोई रोल है ही नहीं। तो ये बन गया 5 माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा और ये 3 इक्वल टू 0, इतना आ गया। यहाँ से लैम्डा निकाल लिया, 15 माइनस 15 सॉरी 25 माइनस 15 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा बराबर 0, और ये 9 आएगा, हमने 5, इतना आ गया 15। अब ये हो गया 5 और 10, 10 लैम्डा बराबर 20 आ गया, वो भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये कट गया, लैम्डा बराबर 2। लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 2 रख दी तो सी वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 2, तो ये बन गया आपके पास, सी रख दिया तो 2 रखा तो माइनस आई कैप, उसके बाद इसमें तो माइनस 2 जे कैप, और हमने लगा यहाँ रख दिया 2 रख दिया 3 के कैप, ये वेक्टर सी आ गया। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो लैम्डा बी भी आ गया। मेरे ख्याल से दोनों वेक्टर मिल गए आपको, अब एक्सप्रेस कर सकते हो। एक तो बी वेक्टर कितना था, इतना, तो यानी कि ए वेक्टर को अगर मैं देखूं तो ये कितना बन गया गलती से, ये बन गया लैम्डा 6 आई कैप प्लस 2 के कैप। एक वेक्टर ये रहा जो आपने माना, प्लस माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, जो बी वेक्टर के पैरेलल भी है, ये बी वेक्टर के पैरेलल भी है और ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन तो रहा नहीं, हो गया होगा, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, नहीं बेटा माना ही था वो तो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछो, बता रहे तो पूछ लो, हम बता देंगे। क्या सी वाला बता दू बार बार, क्या कहां से आया? अगर ये समझ में नहीं आया इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है तुमने। 2 बार नहीं 10 बार भी पढ़ोगे तो उसकी अंग्रेजी समझ में नहीं आई, और अंग्रेजी नहीं आती तो बेटा मैं क्या करूं? क्या समझ आया वो बताओ। 2 वेक्टर दिए ही नहीं है, तो उसको कोई नाम तो दे दो। हाँ फिर आग और पढ़ो, ये लाइन कौन पढ़ेगा इसको? बी डॉट सी के नीचे बता दो, डॉट प्रोडक्ट कर दिया बी और सी का बेटा। क्या बेटा जे के साथ कोई कंपोनेंट है ही नहीं, जे का कंपोनेंट दूसरी इक्वेशन में तो कैसे आएगा? जे डॉट के जे डॉट आई कितना बता रखा है, जे का कंपोनेंट नहीं है, गलती होगी सॉरी, मैं लिख देता हूं, प्लस 0 इंटू एक का कितना था -2। अब ठीक है, खुश रहना चाहिए बस, चलो। क्या बी कौन सी, ये सी है ये बी है, इन दोनों का डॉट निकाल लो। बी डॉट सी 90 डिग्री पे है तो इक्वल टू 0 कर दिया तो लैम्डा निकाल लिया, इतना बड़ा बड़ा लिखा था मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला आता है आपके, लेट द वेक्टर ए बी सी आर सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4, वेक्टर सी इज इक्वल, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए is equal to the projection of C on B and B is perpendicular to C, then the value of this. खत्म।
ये तो कर सकते हो, पर इसमें साथ दोनों के प्रोजेक्शन को इक्वल करके वहां से एक रिलेशन निकलेगा, उस रिलेशन को यूज कर लेना। जल्दी करो, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जो 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ाते हैं स्पेस में, उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, इमेज निकालना, बस कहानी खत्म कर देंगे हम। क्या 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 पूछ? 3D की इमेज का फॉर्मूला, 3D में प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यही होता है, सेम होता है बेटा, कुछ नहीं है। हम अभी जितना भी पढ़ रहे हैं दैट इज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, और वो उनको डायरेक्शन रेशियोज हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, और वहां पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाए तो उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर भी आई जे के कोई भी कोएफिशिएंट अगर उनका स्क्वायर का सम 1 आ जाता है तो दैट इज अ डीसीज, ठीक है, और अगर 1 नहीं आता तो देयर आर द डीआरस, खत्म। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, सब कुछ है, मतलब इसका कंसेप्ट अलग से दोबारा बताएंगे नहीं, देख लो कैसे करना है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, ऑन द लाइन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन, एंड ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इमेज, एंड सब कुछ निकालना है मतलब। तो देखो ध्यान से, एक सिंपल सी बात है, ये हमने लाइन मान ली, और इस लाइन पे ये निकालना है, और ये पॉइंट मान लिया 0,0,0। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, दैट इज r इक्वल टू r वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, इतना आ गया। अब कह रहे हैं कि एक पॉइंट से इसमें परपेंडिकुलर डाला, यानी कि नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल आ गया। अब इसको करते हैं, तो अब देखें जरा करना क्या है। अब करा फाइंड द फुट ऑफ, यानी कि इस पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और साथ में ये दे रखा है कि ओ पी मान लेते हैं, ओ ये रहा, पी ये रहा, ओ पी परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। हाँ, तो सबसे पहले मुझे इस पी पॉइंट का एक वेरिएबल पॉइंट, यानी कि लेमडा की कुछ लेमडा 0 होगा तो यही पॉइंट लाई कर रहा है, हाँ, लेमडा की वैल्यू 1 होगी, पॉजिटिव होगी तो इस तरफ आ जाएगा, लेमडा नेगेटिव होगा तो इस तरफ, यानी पॉइंट एक आर्बिट्री पॉइंट है जो पूरा मूव कर रहा होगा। तो वो आर्बिट्री पॉइंट होगा कितना, वो हम मान लेते हैं। यहां से यहाँ के कोऑर्डिनेट अगर मैं मानू कोई भी आर, तो ये बन गया आपके पास 2 लैम्डा माइनस 1, दूसरा बन गया आपके पास जे का तो इधर कुछ है नहीं, तो माइनस लैम्डा, हाँ, और 4 माइनस लैम्डा, ये आ गया। ये एक आर्बिट्री पॉइंट है जो इस लाइन पे कहीं भी लाए कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट हम वो मान लेते हैं जिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी जिसके लिए वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसका, अरे थोड़ी देर रुक जा, डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे कर देगा जब तक ओपी का पोजीशन वेक्टर नहीं निकालेगा, पोजीशन नहीं निकालेगा, तो पढ़ा लूं। ये कैसे आए, कुछ नहीं है बेटा, 2 लैम्डा माइनस 1, फिर माइनस लैम्डा प्लस 0, माइनस लैम्डा प्लस 4, यही है ना, इधर एक्स वाई जेड होंगे, चलो हम लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया उनको बता देते हैं, आई कैप इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस माइनस लैम्डा जे प्लस के कैप इंटू 4 माइनस लैम्डा। अब इनको देखे तो आर्बिट्री पॉइंट तो एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, अब लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे कवर अप हो रहे हैं, ठीक है, तो यही आ गया आपके पास।
अब ये पॉइंट आ गया तो हम ओपी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी ओपी वेक्टर निकाल सकते हैं। ओपी वेक्टर क्योंकि ओरिजिन में से इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा ओपी यानी 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 4 माइनस लैम्डा के कैप, इतना आ गया। और ये ओपी का वेक्टर आ गया और ए वेक्टर ये रहा, यानी इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इस वेक्टर के अलोंग कौन सी लाइन है, इस यही है, यानी कि इसका जो पैरेलल वेक्टर सपोर्टिंग वेक्टर है 2i माइनस जे कैप माइनस के कैप, यानी इसी पैरेलल वेक्टर के साथ इस ओपी का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट जब निकाला ओपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कौन सा था, सपोर्टिंग वेक्टर जिसके अलोंग पैरेलल लाइन लिखी गई, लाइन की इक्वेशन लिखी थी, तो इसी के साथ डॉट करा तो इसका मतलब तो ये हो गया दिस इंटू टू, टू इंटू और ये कितना होगा, 0 होगा क्योंकि ओपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। बी वेक्टर वहां निकाल के लिख दिया इसलिए अलग से। तो इसके बाद अगर मैं इसको 0 कर दूं तो कहां गया 2 माइनस दिस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस लैम्डा और उसमें क्या था माइनस 1 इंटू 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके ये रहे ये और ये मल्टीप्लाई हुए किससे, 2j और ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो OP डॉट बी कर दिया, OP ये रहा, बी वेक्टर भी यही लिख दूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वहां देखते रहोगे पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप और यहाँ लिख भी दिया है कि OP परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है और बी वेक्टर कौन सा था, बी वेक्टर वो था जिस जो लाइन उस सपोर्टिंग वेक्टर दे रखा था। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, एक पॉइंट हो एक सपोर्टिंग वेक्टर हो, उसी से हम लाइन की इक्वेशन लिखते थे, वो सपोर्टिंग वेक्टर लिख लिया। देख लेता हूं 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 6 लैम्डा इक्वल टू 6 लैम्डा इक्वल टू 1 माई लैम्डा जैसे ही लैम्डा 1 आ गया लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 रख दी तो ये बन गया 2 माइनस 1 कोमा माइनस 1 कोमा 3, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए, यानी ओपी वेक्टर अब लिखना हो तो ओपी वेक्टर कितना आ गया, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और ये ओपी वेक्टर आ गया। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, कभी भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है किसी पॉइंट से तो सबसे पहले तो एक आर्बिट्री पॉइंट निकाल लो, उस आर्बिट्री पॉइंट पे मान लो कि वहीं पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहा होगा और जिस पॉइंट से निकाल रहे हो उस पॉइंट से उसका क्या निकाल लो, पोजीशन वेक्टर निकाल लो उसको ज्वाइन करके। अगर मान लो यहाँ पॉइंट 0 0 ना हो कुछ और पॉइंट होते तो क्या फर्क पड़ता, उन दोनों को पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हैं, यानी कुछ भी पी क्यू मानोगे ए भी मानोगे कुछ भी मानोगे तो पोजीशन वेक्टर निकालना आता है, पोजीशन वेक्टर निकाल लो और आई जे पोजीशन वेक्टर आने और इसका पैरेलल वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 करते ही वहां से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू और जैसे ही लैम्डा मिल जाएगा आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गए तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब बात कर रहे हैं इमेज पे, तो इमेज हमने पढ़ा था उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे वो होता है, यानी कि अगर ये P1 डिस्टेंस पे था तो ये डिस्टेंस अगर मान लो यहाँ कहीं इमेज आ रही है इसकी, ये इमेज आ रही है तो ये भी कितनी डिस्टेंस पे होगी, P1 डिस्टेंस पे। और सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये 1:1 के रेशियो में कट करेगा और 1:1 के रेशियो में कट करेगा तो इसकी ये क्या आ जाएगा, देखो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 1/2 आ जाएगा, दूसरा -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 आ जाएगा और 3 + 0 डिवाइडेड बाय 2 3/2
अच्छा जल्दबाजी कर दी। हाँ तो निकाल लो जरा। टू, एक मिनट, टू प्लस अल्फा, टू, जीरो प्लस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू ये टू आ गया, यानी कि थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं यार। पहला क्या लिखा था इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने, टू माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, फोर माइनस लैम्डा, ये निकाले थे। और हमने वैल्यूज रखी जब थ्री माइनस लैम्डा थी तो वन माइनस वन और थ्री, ये पॉइंट निकली। और इस पॉइंट पे क्या निकली इसकी इमेज, और जैसी इमेज निकाली तो जीरो प्लस अल्फा, जीरो प्लस अल्फा बाय टू यानी टू आ गया। दूसरा जीरो प्लस बीटा माइनस टू आ गया, और दूसरा है जीरो प्लस बीटा अपॉन टू, सिक्स आ गया। ये क्या आ गई इसकी इमेज आ गई, यानी ओरिजिन की इमेज इतनी होगी। अब आपसे बोले कि इस गलती से इसकी ओपी की क्या निकाल दो, लेंथ निकाल दो। तो लेंथ निकालना तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो मेरे पूरी क्लास को आता है, तो इसकी P1 की लेंथ निकालनी है तो वन माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस वन माइनस जीरो का स्क्वायर, थ्री माइनस जीरो का वन प्लस नाइन, रूट 11 आ गया। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ, यानी किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसके पोजीशन वेक्टर ने आपको निकालने पड़ेंगे। और पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आप एक आर्बिट्री पॉइंट मान लो, उसके बाद उसका क्या कर दो, डॉट करके जीरो निकालो, वो पॉइंट निकल के आएंगे, तब आप उसकी लेंथ निकाल पाओगे। क्लियर? आई थिंक मेरे गल समझ आ गया होगा अब तो। फॉर्मूला में आता ही नहीं। कौन सा? वो प्लेन में लगेगा, स्ट्रेट लाइन में। हाँ बेटा तो कुछ बोल रहा है, बोल। अब क्या बोल रहा है ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट इमेज इन द लाइन। पोजीशन वेक्टर निकालना है क्या? अरे हाँ, जब पोजीशन वेक्टर भी मुझसे पूछोगे अब तो निकाल लो यार। पूरे एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट दे रखे हैं यार। पोजीशन वेक्टर भी अब मुझसे पूछोगे। हो गया, चलो। तो इसको तो क्वेश्चन को दोबारा करना, क्योंकि ये एज ए थ्योरी का भी पार्ट है कि किसी लाइन पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, इमेज कैसे निकालते हैं, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। किसमें? लेंथ से हम कुछ नहीं कर सकते। लेंथ से आप सिर्फ उसकी डायरेक्शन आई है जे या के में तो मानोगे, पूरे वेक्टर में क्या देना पड़ेगा ना। हाँ लेंथ दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम डायरेक्शन बना देंगे। फिर तो हम उसी मैग्नीट्यूड को उसी वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया भाई उसी डायरेक्शन में है वो वेक्टर। ठीक है ना, ऐसे तो पता लगेगा ही नहीं ना। नेक्स्ट, हो गया क्या? क्या जो क्वेश्चन में बोला गया, तेरा दिल करे जहां से निकाल ले, चाहे तू पी से निकाल ले चाहे तू ओ से निकाल ले, भैया लाइन तो वो एक ही है। बदल क्या? अरे वो समझे नहीं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट पॉइंट विद द इमेज ऑफ द लाइन पूछा ना। अब पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट दे रखा उसी से पूछा क्या होगा, जो पॉइंट दिया गया होगा उसी लाइन से पूछा, यानी पैरेलल वेक्टर आ जाएगा ना। अब वो पॉइंट दे रखे, पॉइंट दिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वो इज रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब तक कुछ और नहीं दिया तो ओरिजिन ही होगा। क्या? हाँ तो इन द लाइन निकाल लो, क्या दिक्कत। अब क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुको। डिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट इमेज इन द लाइन। ठीक है, तो पोजीशन इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालनी है आपको, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में तो इमेज निकाली है, आप चाहे ओरिजिन से निकाल लो। नेक्स्ट, लिखो जल्दी, हो गया? यार तुम कब तक करोगे ये बताओ मुझे। एनपीएस गुड मॉर्निंग आ गई, एक मिनट रुको यार। हाँ
बोलो, कुछ लिखना चाहिए था। ठीक है, इट्स ओके। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। थ्योरम इन प्लेन A and B are the two non-collinear vector, then they are the vector R component खत्म। देखो बहुत प्यार से इसको खत्म करते हैं। ये प्लेन आ गया। अब अपना कोप्लेनरिटी की बात कर रहे हैं, फिर क्या बात करेंगे, फिर ये बात करेंगे, ये होमवर्क दे देंगे, ये भी होमवर्क दे देंगे, ये भी होमवर्क दे देंगे। यहां तक लैग्रेंजेस थ्योरम तो पढ़ानी है। बहुत सारा होमवर्क देंगे आज। देखो इधर थ्योरम इन प्लेन, प्लेन में थ्योरम। अब बात आती है कि किसी भी दो नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर को आप दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर वेक्टर। लेकिन तीनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए। तो रट लो। क्वेश्चन कैसे करेगा बेटा? वो तो रटेगा तो ये ना, ये कैसे यूज होगा ये तो पता ही नहीं ना। तो वहां तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर देगा, ये लगाएगा ही नहीं इससे कुछ। बोलते जाओ बेटा। चलो बताते हैं। पहली चीज ये है, ये वेक्टर बनाया, ठीक है ना? अगर आप समझ चुके हो फिर मैं क्वेश्चन दे दूं, एक करके बता देना। अप्लाई कर देंगे ना, यही तो बोला था, कर देंगे इसी को अप्लाई। नहीं अप्लाई कर, पहले अप्लाई करने के लिए पता तो होना चाहिए ना। चलो ये हमारे पास आगे ए एंड बी आर द नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर देन आर को एक ही पॉइंट से हमने दो वेक्टर लिख लिए जीरो से। अब लिखें कैसे इसको? आर वेक्टर को लिखना है, एक वेक्टर है। चलो ये परपेंडिकुलर टाइप का नहीं है, वो दिख रहा है। बिल्कुल, ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, एक आर वेक्टर है। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख लिया। अब एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, ये तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा सा हम सही कर लें इसको, वरना तुम कहोगे सर की तो अपने 90 बना दिया। अब ठीक है, चलो एक हमने ये बना दिया। ठीक है, ये इसके, ये बी वेक्टर है और ये पोजीशन आर वेक्टर है। अब ये कुछ कंपोनेंट होगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो ए डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर का कुछ पार्ट होगा, ऐसा थोड़ी पूरा हो गया। क्या हुआ? इतनी भूख लगी तो पेन की नहीं भी खा गया यार। चलो इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा, और ये भी क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। सिर्फ इतना पार्ट, पूरा वेक्टर नहीं बोल रहा, इतना पार्ट। अब ये वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, सॉरी म्यू, लैम्डा कांस्टेंट थोड़ी सेम होगा, ये म्यू टाइप ये लैम्डा, ये भी म्यू टाइप होगा बी वेक्टर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर। अब ऐसा नहीं लग रहा कि यार ट्रायंगल लगा दें, एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है और यहां से यहां जा रहा है, तो ये दो, ये यहां से यहां पकड़ लिए निखिल को, यहां से भाग रहा था, यहां से भाग रहा था। हाँ भैया वेक्टर ए तो पूरा ये दे रखा है ना इस डायरेक्शन, ये तो इतना सा पार्ट लिया हमने, जिसमें याद हो तो मैंने रोमस बताया था, रोमस में एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली थी और यूनिट वेक्टर लेके बनाया था
कि यूनिट वेक्टर लेके जब हमने रोमस बनाया था, रोमस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते जो इक्वेशन आती है ए प्लस वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला था, याद है? भूल गया, पता नहीं पिछली क्लास। तो ये वेक्टर आ गया। अब इसका मतलब ये जो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर कैसा एक्सप्रेस हो गया? आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो इसी को बोल देते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। क्या बोले? नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर वेक्टर एंड लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। एक वर्ड यूज करते हैं एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये बोलो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, आई को जे के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? जे को के फॉर्म में, तो वो सारे क्या हो गए? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, आई को जे के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? ये क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब आई को जे के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? आई को किसी तरीके से एक्सप्रेस करके मैं जे के फॉर्मेट में लिख सकता हूं? कभी नहीं लिख सकता, ना जे को के में लिख सकता। तो इसका मतलब तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, लेकिन दो वेक्टर को या तीन वेक्टर को मैं लीनियरली डिपेंडेंट लिख सकता। तो ये बोल सकता हूं आर ए एंड बी आर कोप्लेनर। ये दो वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में लाए करते हैं तीनों वेक्टर्स, तो भी वो प्रूव हो जाएगा दे आर कोप्लेनर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव ही जब होगा जब वो एक ही प्लेन में होंगे। लिख लो। हो गया क्या? लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये होता है कि आप किसी फिगर एक वेक्टर यो दे रखा था, एक बी वेक्टर यो दे रखा था, तो उनका रिजल्टेंट निकाला एक वेक्टर, हमने कुछ पार्ट लिया और बी के पैरेलल एक खींच ली लाइन, और यहां पर भी ए बी का कुछ पार्ट लिया, एक पैरेलल खींच ली। ये ऑलरेडी ट्राइंगल लो पैरेललोग्राम लो पढ़ा चुके हैं, तो इसको तो क्या मतलब है? नेक्स्ट, जल्दी करो, आज नहीं हो पाएगा लगता है मुझे। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ाना है, लैग्रेंज आइडेंटिटी पढ़ानी है। बेटा देखो, पढ़ाने को तो ये कि मैं टॉपिक अगर थ्योरी पढ़ानी तो थ्योरी एक दिन में खत्म हो जाएगी, अगर उसको अप्लाई करना नहीं सीखो, जैसे इसने का फॉर्मूला हटा दो, तो एक शीट पे फॉर्मूला लिख दिया सारा, एक ही दिन में खत्म चैप्टर है। तो वही चला जाओ। बेटा यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जो पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं ना तो वो लगता है क्या कचरा पढ़ा रहे, बोर हो गए हम तो, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते हैं, ड्रामा नहीं करते हैं। बेटा बेटा जो टीच कुछ नहीं बेटा, जो पढ़ने वाला बच्चा है मनोरंजन की जरूरत नहीं है। वो एक अलग चीज, वो एक अलग, वो ठीक है, 2 घंटे की लगातार क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके बाद चलेगा, लेकिन बीच बीच में हम फालतू की जोक्स मार रहे, फालतू की चीजें बोल रहे, ये ऐसे हो गया, देखिए इसमें ये होगा, अरे यार कहां से होगा, वो जो है वही होगा है। तो कहने की, लेकिन ऑनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे जिन्होंने कंसेप्चुअली थ्योरी को बहुत प्यार से अच्छे से पढ़ा है, उनको तो आधे से ज्यादा बच्चे देखते ही नहीं है, क्योंकि बोर हो जाते, क्योंकि वो पढ़ा ही रहे हैं। क्या 12-13 लेक्चर में नहीं, वो 4-4 लेक्चर, 5-5 लेक्चर लेते हैं, 2-2 ढाई घंटे के लेक्चर लेते हैं, 2-2.5 घंटे में जितना मटेरियल आपको पढ़ा दिया ना, अगर उसको तुम गलती से भी अच्छे से पढ़ के चले तो सिलेक्शन कहीं नहीं गया। लेकिन वो पढ़ता ही कौन है ना, हम बता देंगे बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और यार इसका डायग्राम तो बनाया ही नहीं।
An arc of the quadrant of the circle with center at the origin and the radius of subtend the unit. चलो डायग्राम हम बना देते हैं. देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, बस यही क्वेश्चन है आज का लास्ट, और इसके बाद होमवर्क है. ये आर्क बना रखी है, वन इज टू टू, ए वेक्टर है, आर्क एसी, एसी आर्क दे रखी है, कौन ओरिजिन यूनिट रेडियस है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है. ठीक है, ये 1:2 के पॉइंट बी डिवाइड द आर्क ए सी इन द रेशियो ई बी पॉइंट है. ठीक है, इतना आ गया. अब कह रहा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है. एन आर्क ऑफ द क्वाड्रेंट सर्कल विद द क्वाड्रेंट सर्कल का मतलब होगा कि एक 90 डिग्री का पोर्शन ले रहा है वो फर्स्ट सेक्शन. अब कह रहा है ओरिजिन एंड द रेडियस यूनिट सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन point B divide the arc in the ratio 1:2. Express the vector C in the terms of A vector and B vector. अब इसको C वेक्टर कौन सा है आपके पास, B डिवाइड करो तो B ये हो गया. C वेक्टर, एक्सप्रेस द C वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A एंड B. चलो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो B वाले को AC तो ये बनी ना आर्क AC इन द रेशियो 1:2. AC तो यही बनेगी पूरी. तो चलो C को इन टर्म्स ऑफ A एंड B करना है, तो कैसे करेंगे. एक सिंपल सी बात करते हैं. अगर ये V वेक्टर होता, पहले तो यूनिट डिस्टेंस है सारी, तो B वेक्टर अगर हम C वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते, C वेक्टर इज इक्वल टू, पढ़ो क्वेश्चन, वो आप देखो, ये ओरिजिन दे रखा है, तो B जो दे रखा हो तो उसमें B बनेगा, C जो दे रखा हो उसमें C बनेगा, जिसपे A दे रखा हो उस पे A बनेगा. B पे C तो मान नहीं लेंगे हम. इतना आगे. अब देखो एक सिंपल सी बात है. अब देखो अगर कोई भी आर्क 1:2 के रेशियो, तो एंगल भी उसी रेशियो में कटेगा जो सेंटर पे होगा. तो ये एंगल कितना हो गया 30, और ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया. और ये एंगल 60, यानी कि A और C तो क्या है, परपेंडिकुलर है. इसका मतलब A डॉट बी, A यूनिट वेक्टर B यूनिट वेक्टर डॉट की वैल्यू 0 होगी. C लिखा था ना, C तो लिखा हुआ है, C है देखो, बोल हम C रहे थे, लिख भी दिया था. तो A का यूनिट ये भी दे रखा है. अब क्वाड्रेंट बोला तो पहला ही एक क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल के. आपके जब भी आर्क का रेशियो किस आर्क में, बी पॉइंट आर्क को किस रेशियो में डिवाइड करा 1:2, तो जिस रेशियो में आर्क डिवाइड करते उसी रेशियो में उनका सेंट्रल एंगल डिवाइड होता है. ठीक है, तो ठीक है, A डॉट सी आ गया. तो आपको अब क्या निकालना, अब एक्सप्रेस करना है. अब लगाओ लीनियर कॉम्बिनेशन, लगा सकते हो. 30 डिग्री मिल गया, A डॉट सी भी A डॉट सी तो 0 हो गया. ऐसे लग रहा है A डॉट बी, अगर मैं इसको A C वेक्टर मान लूं, इसका पोजीशन, इसका B वेक्टर पोजीशन मान लूं, तो A डॉट बी कितना हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 30 डिग्री, और B डॉट C वेक्टर इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 60 डिग्री. इतना तो बन गया. अब बात आ गई इतनी सभी C को एक्सप्रेस कैसे करेंगे. C को एक्सप्रेस अगर हम कर देते हैं कि एक वेक्टर, ये वेक्टर को C को एक्सप्रेस करना है, चलो B को एक्सप्रेस कर दे, B को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना. B क्या आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ C वेक्टर प्लस
म्यू टाइम्स ऑफ, यहां से सी वेक्टर निकाल लेना। ये कितनी प्यारी बातें दे रखी हैं। ये देखो ना, आप खुद देखो, दे रखा है नहीं दे रखा। ए डॉट सी 0 दे रखा है, ए डॉट बी कॉस 30 दे रखा है, उसकी वैल्यू भी, और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके डॉट लें, तो इस क्वेश्चन को करके लाना होमवर्क में कल हम। हाँ, तो कल क्वेश्चन को इसको कंप्लीट कराते हैं हम। ठीक है, और होमवर्क में लिख रहे हैं हम बहुत सारे, ये भी होमवर्क है आपके पास। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, और जितने क्वेश्चन होमवर्क बैठ जा, जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं, जितने क्वेश्चन अभी तो मिलूंगा भी नहीं, क्लास दूसरी, जितने क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ये कल कॉपी में नोट होने चाहिए आपके। यहाँ आके मैं टाइम नहीं दूंगा, इनको तुरंत दर दर खत्म करेंगे। ठीक है, ये सारी कॉपी में नोट करके आना, और हर किसी के लिए 4 से 5 लाइन छोड़ना, 6 की जरूरत नहीं है। बस, तो यहां तक का आपको दे दिया होमवर्क, यहां तक के सारे क्वेश्चन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कल स्टार्ट करेंगे। चलो थैंक यू, कल पढ़ते हैं।